दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे डायमेंशन ऑफ इथिक्स। तो ये आपको पता होगा इथिक्स वाला जो सिलेबस है उसके अंदर में फर्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा डायमेंशन ऑफ इथिक्स। लेकिन ये वाला टॉपिक आपको मैंने लास्ट के अंदर इसीलिए करवाया क्योंकि उससे पहले मैं समझ रहा था आपको जो फिलॉसफीज़ हैं अगर उनके बारे में पता लग जाए, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, एरिस्टोटल, वो सब चीज़ें पता लग जाए तो ये वाला टॉपिक ईजी होता है। अदरवाइज ये थोड़ा टफ होता है समझने के लिए। तो अब काफ़ी ईजी हो जाएगा, तो इसको समझ लेते हैं। इथिक्स की बात करते हैं। इथिक्स एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होती है। तो इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है, वो मैंने आपको करवा दी थी पहले। अगर बात करते हैं डायमेंशन इथिक्स की, डायमेंशन क्या क्या है, तो इथिक्स को आप डिवाइड कर सकते हो तीन पार्ट के अंदर में। एक होगी मेटा इथिक्स, दूसरी नॉर्मेटिव इथिक्स, तीसरी अप्लाइड इथिक्स। तो जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इथिक्स की, तो हमने इथिक्स की डेफिनेशन में क्या देखा, इथिक्स की डेफिनेशन के अंदर राइट एंड रॉन्ग के बारे में पता करेंगे एक्चुअल के अंदर में क्या राइट है किसी सिचुएशन में करने के लिए और क्या रॉन्ग है। तो जब नॉर्मेटिव इथिक्स की बात करते हैं तो ये नॉर्मल वाली जो इथिक्स है उसकी बात की जा रही है। ये एक्चुअल में क्या मॉरल है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में राइट क्या चीज़ है, रॉन्ग क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे भी आप कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा भूखे हो और एक ह्यूमन बीइंग वो मर रहा है, मतलब मरने की सिचुएशन में है, तो क्या आप उसको खा सकते हो अगर आपको काफ़ी समय से भूख लगी हुई है। तो उसमें जब ये क्वेश्चन आएगा क्या ये राइट है, रॉन्ग है, तो आएगी नॉर्मेटिव इथिक्स कि क्या आप उसको खाना राइट है, क्या उसको खाना रॉन्ग है, तो आएगी हमारी नॉर्मेटिव इथिक्स। और मेटा इथिक्स का क्या मतलब, मेटा इथिक्स इसके बियॉन्ड है। मीन्स इस सिचुएशन के अंदर आप देखोगे कि क्या राइट एंड रॉन्ग कोई नाम की चीज़ होती भी है या नहीं होती, क्या आपने खुद ही बनाया हुआ है। मतलब अगर मान लो आपकी जगह शेर होता तो क्या वो सोचता उस टाइम की राइट था या रॉन्ग था। तो जो हम बात करते हैं मेटा इथिक्स की, ये एक्चुअल में सोचती है मॉरलिटी के बारे में ही सोचने लगती है ये कि एक्चुअल में राइट एंड रॉन्ग क्या एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर में, क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं या आप खुद बनाते हो अपने राइट एंड रॉन्ग। तो ये वाली सिचुएशन होती है। जो हमारा नॉर्मेटिव इथिक्स होगा वो सिर्फ उस सिचुएशन में ये सोचेगा कि क्या उसको खाना सही होगा या उसको खाना गलत होगा और वो एक्शन ले लेगा। लेकिन मेटा एथिक्स उस सिचुएशन के अंदर में वो सोचा, जो पर्सन है मेटा एथिक्स के अंदर में वो ये सोचने की कोशिश करेगा कि राइट एंड रॉन्ग नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती। तो ये बेसिक उसकी फिलॉसफी है, उसको बाहर देखने की कोशिश करेंगे। मॉरलिटी, इसमें हम देखेंगे मॉरल वैल्यू, राइट करना है, रॉन्ग करना है, ये राइट एंड रॉन्ग को ही देखने लगेंगे कि क्या राइट एंड रॉन्ग एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और अप्लाइड के अंदर में हमारा वो कंसेप्ट आएंगे जो कि जब आप अप्लाई करोगे एथिक्स को रियल लाइफ के अंदर में, जैसे बायो एथिक्स, आप सरोगेसी करते हो, अबॉर्शन करते हो, उसमें क्या एक्चुअल के अंदर में वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको बोलेंगे अप्लाइड। तो मतलब आप समझ सकते हो कि नॉर्मेटिव को जब आप अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद में जब आप देखोगे एक्शन जो है आपका सही है गलत है, जैसे एनवायरमेंटल एथिक्स इसके अंदर आएगी, तो क्या वो चीज़ें सही हैं गलत हैं, वो आएगा अप्लाइड के अंदर में। तो मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड, अब इनके अपने अपने टाइप आएंगे। सबसे पहले मेटा एथिक्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर में आप डिस्कवर करते हो, इसमें आप राइट एंड रॉन्ग के बारे में, एक्शन के बारे में कुछ नहीं देखते कि एक्शन आपका राइट है या रॉन्ग है। इसमें इंस्टेड आप क्वेश्चन पूछते हो कि इथिकल जो टर्म्स होती हैं जैसे गुड और बैड, क्या एक्चुअल में कुछ गुड होता है या बैड, मतलब इस टाइप की कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या सिर्फ हम अपने दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज ह्यूमन बीइंग तो सोच लेता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुछ जानवर हो सकता है वो बिल्कुल भी ना सोचें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो ह्यूमन बीइंग को अच्छा लगता हो उनको बिल्कुल भी अच्छा ना लगता हो, वो किलिंग के लिए बने हों। तो इनके द्वारा एक्चुअल में बेस के ऊपर जाके देखते हैं एक्चुअल के अंदर में, ये एक एक तत्व को निकाल के देखेंगे इथिक्स के अंदर में, छोटे छोटे पॉइंट को निकाल के देखेंगे कि एक्चुअल में गुड और बैड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते। तो इसमें आप मॉरलिटी जो है उसको तोड़ तोड़ के देखोगे एक्चुअल में कि मॉरलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसको बोलेंगे मेटा एथिक्स। तो इसके अंदर में दो हमारे स्कूल आ जाएंगे, दो टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हो। एक है मॉरल रियलिस्ट। मॉरल रियलिस्ट के द्वारा बोला जाता है कोई भी चीज़ गुड और बैड होती है, इंडिपेंडेंट है वो हमारी तरफ से, हम जाके उसको डिस्कवर करते हैं एक्चुअल के अंदर में। जैसे मान लो आपको मीट नहीं खाना चाहिए, आपको मीट ईट नहीं करना चाहिए, तो इनके द्वारा क्या बोला गया, कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंटली, मतलब ये मीट नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ पहले से ही अच्छी है। अब हो सकता है 5000 साल पहले आप मीट खा रहे हो लेकिन अब नहीं खा रहे, तो इसका मतलब कि आपने मॉरलिटी को सीख लिया। जो मॉरलिटी पहले से एग्जिस्ट करती थी आपने उसको सीख लिया। आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। कुछ हमारी अगर जनरेशन, पास्ट जनरेशन की बात करते हैं उसमें काफ़ी चोरी वगैरह भी होगी, कोई सोसाइटी होगी वो सिर्फ चोरी करती होगी, तो उनके लिए चोरी वगैरह गलत नहीं थी। तो इसमें क्या बोला जाता है कि कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब चोरी करना गलत ही था, वो पहले से ही वो इंडिपेंडेंट थी हमारी एग्जिस्टेंस से और हम उसको फाइंड करते हैं किसी सिचुएशन में। और एंटी रियलिस्ट के द्वारा क्या बोला जाता है, ये बोलते हैं कि मॉरल फैक्ट वगैरह वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, वैसे है काफ़ी नॉर्मल है। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, हम जो हैं उनको डिटरमाइन करते हैं अपनी सिचुएशन के अनुसार, उनको डिटरमाइन किया जाता है। हम उनको इन्वेंट करते हैं, अपनी मॉरलिटी को हम इन्वेंट करते हैं।
तो ये मेटा इथिक्स के अंदर में बोला गया। दूसरी आती है नॉर्मेटिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स जर्नल जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, महात्मा गांधी वाली इथिक्स पढ़ी, जो भी एकांतिज्म वगैरह, वो सब कुछ नॉर्मेटिव आ जाएगा। तो कोरेक्ट मॉरल एक्शन, कैसे क्या मॉरल होता है, क्या इमोरल होता है, उसके बारे में इसमें बातें करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास में एक आएगा नॉर्मेटिव, ये स्पेलिंग देख लेना, नॉर्मेटिव, MA, मेटिव रिलेटिविज्म। तो इसमें बोला गया कि सभी मॉरल व्यू पॉइंट रिलेटिव हैं। मीन्स कि एक पर्सन के लिए कुछ चीज़ मॉरल हो सकती है, दूसरे के लिए इमोरल हो सकती है। जैसे कोई पर्सन सोच सकता है झूठ बोलना काफ़ी अच्छी बात है, कोई सोच सकता है गलत है, वो अपने अपने कल्चर पे डिपेंड करता है। मतलब सब कुछ रिलेटिव है, कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है। ये इसमें बोलते हैं। एब्सोल्यूट बोलते हैं कि पहले से यूनिवर्सल है चीज़ें, मतलब झूठ बोलना गलत है इर्रिस्पेक्टिव, चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी हो, कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो गलत होगा। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ना ही चीज़ें रिलेटिव होती, कॉमन वर्ल्ड में बात करते हैं, सब कुछ रिलेटिव नहीं होता। अगर आप रिलेटिव बोलोगे तो पर्सन कुछ भी करेगा। अब जो चीज़ US के अंदर में एक्सेप्टेड होगी, इंडिया के अंदर में एक्सेप्टेड ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ जो US में एक्सेप्टेड होगी इंडिया में एक्सेप्टेड ना हो। कुछ यूनिवर्सल वैल्यू, हर पर्सन फेथफुल पर्सन के साथ में रहना चाहता है, तो वो US में भी एक्सेप्टेड होगा, इंडिया के अंदर एक्सेप्टेड होगा। हर पर्सन एक सच्चे पर्सन के साथ रहना चाहेगा, तो ट्रुथ जो है हर जगह रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रिलेटिव है हर वैल्यू, आप कल्चर के अनुसार रिलेटिव हर वैल्यू को रिलेटिव बना दो। दूसरा आता है एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट नहीं हो सकता हर सिचुएशन के अंदर में। आप बोलो कि अब आप पूरा अहिंसा फॉलो करोगे, नॉन वायलेंस फॉलो करोगे आप कंप्लीट तरीके से, तो आपकी स्टेट वगैरह को कोई ना कोई आपको मार के ले जाएगा। कंट्री की अगर बात करते हैं, अगर पर्सन के खिलाफ में नॉन वायलेंस है वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी डिफेंस पॉलिसी है, अगर आपको अटैक करना पड़ता है तो दूसरी कंट्री पे अटैक भी करना पड़ सकता है, स्पाई लेके जाने पड़ सकते हैं, दूसरी कंट्री को अगर तोड़ना है उसमें आपको इमोरल चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसमें भी कोई एब्सोल्यूट नहीं होती चीज़ें कि आपको एब्सोल्यूट तरीके से उनको फॉलो करोगे। उसी में तीसरा स्कूल आता है प्लूरलिज्म का, कि उसमें मिक्सचर है ना दोनों का। ये कुछ चीज़ें जो है वो फंडामेंटल होंगी, कुछ हमारी उनको चेंज किया जा सकता है, वो कल्चर के अनुसार होगी अलग अलग प्लेस के ऊपर। उसके अंदर में हमारी नॉर्मेटिव इथिक्स में दो हमारी पर्टिकुलर थ्योरीज आती हैं, या दो स्कूल्स आते हैं, या दो हम डिवाइड करते हैं इसको दो तरीके से। एक होता है नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म। तो इसका मतलब कि जो आपके रिजल्ट होंगे उन इरिस्पेक्टिव ऑफ देम, एक्शन आपका राइट होगा रॉन्ग होगा। अब इथिक्स के अंदर में राइट एंड रॉन्ग के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए फिलोसफीज हैं। नॉन बिना कंसिक्वेंसेस के, मीन्स कि जो आपका मीन्स होगा वही एंड होगा आपका, जो आप पाथ फॉलो करोगे वही आपका एंड बन जाएगा। एक रिजल्ट पे पहुंचने के लिए जिस पाथ को फॉलो करोगे सिर्फ वही आपका डिसाइड करेगा। अगर आपने सही पाथ फॉलो किया, अच्छे जो आपका मीन्स वगैरह है, जैसे मान लो आज़ादी हमने प्राप्त करनी है, तो महात्मा गांधी जी अपने वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, जिसको वो सोच रहे थे कि मीन जो मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ वही सुप्रीम है। अब दूसरी बात सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं, तो उनके लिए रिजल्ट ओपन था, उसके लिए वो नाजीज के साथ में भी मिल सकते थे, जापानीज के साथ में भी मिल सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के द्वारा मीन्स उनका एंड था इटसेल्फ के अंदर में। और दूसरा है कंसिक्वेंशियलिज्म के ऊपर, कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बाकी आप मेथड कोई भी लो, सुभाष चंद्र बोस जी वाला, तो इसमें एंड जस्टिफाई करता है मीन को। तो ये दो हमारे पास में मेथड आते हैं। इसमें फर्स्टली हम स्टडी करेंगे नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म को। नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म के अंदर में खुद और ज़्यादा थ्योरीज आएंगी। जैसे फर्स्ट आएगी वर्च्यू इथिक्स। वर्च्यू इथिक्स के अंदर क्या बोला जा रहा है, एक पर्सन अगर वर्चुअस है, एक करेक्टर अगर गुणवान है, उसमें वर्च्यू है, तो जो वो एक्शन लेगा उसको हम बोलेंगे कि वो वर्चुअस एक्शन है। चाहे उसके, अब ये नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म है तो आप समझ सकते हो, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन अगर पर्सन मॉरल है कोई, उसमें वर्च्यूज़ हैं, तो वो पर्सन जैसे एक्शन लेगा वो राइट होंगे। क्योंकि वर्च्यू एक क्वालिटी होती है जो कि पहले से प्रेजेंट नहीं होती पर्सन में। जिस पर्सन को की हम बात कर रहे हैं उस पर्सन ने वो एक्वायर की होंगी, उसने रिपीटेडली कुछ एक्शन लिए होंगे, काफ़ी सारी अपनी ड्यूटीज़ फॉलो की होंगी, वो काफ़ी समय से उन सब चीज़ों को कर रहा होगा, तो उसकी हैबिट बन चुकी है। तो जो वो पर्सन एक्शन लेगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक मॉरल एक्शन होगा। तो इसमें क्या बोला गया, कोई भी एक्ट मॉरल होगा, कोई भी एक्ट राइट होगा अगर वो वर्चुअस पर्सन के द्वारा उसको लिया गया। अब वर्च्यू की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मैन ह्यूमन बना रहता है, ऐसे इन ह्यूमन नहीं बनता। गुणवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इन ह्यूमन नहीं बनता। आप किसी पर्सन को अपने से ऊपर उठ के वो सेल्फ कॉन्शियसनेस को प्राप्त करके वो दूसरों की भलाई करेगा अगर वो वर्चुअस मैन होगा, और वर्ल्ड को केओस से बचाएगा वो। तो वर्ल्ड के अंदर में जो वर्चुअस पर्सन होगा उसके लिए आपको टैक्स पे करने के लिए उसको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार उसको अच्छे काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो बुरे कामों को रोकने के लिए तत्पर होगा। तो उस पर्सन को बोलेंगे वर्च्यू एथिक्स। मीन्स कि राइट एंड रॉन्ग किस बेस पे डिसाइड करोगे कौन उन एक्शन को ले रहा है, क्या वो वर्चुअस पर्सन है या नहीं। इसके आप प्रपोनेंट की अगर बात करते हो वर्च्यू एथिक्स की, तो कन्फ्यूशियस हमारा फिलोसफर है, चाइनीज़ फिलोसफर, जिसके बारे में काफ़ी न्यूज़ के अंदर तो नहीं रहता, लेकिन चाइना के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। और इनकी मेन जो पूरी विचारधारा है, बोला जाता है कि कन्फ्यूशियस जो है उसके बेस के ऊपर चाइना इसको रिवाइव करवा के उसके बेस के ऊपर चलना चाहता है। तो इसके द्वारा बोला गया था जैसे चाइना की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं और ट्रूथ वगैरह बोलना चाहिए, तो वो उन सब वैल्यूज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। तो चाइना काफ़ी प्रॉड करता है इसके ऊपर, कन्फ्यूशियस के ऊपर।
और दूसरा प्लेटो की 4 वर्च्यू देखी थी, विजडम, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस, ये हम देख चुके हैं। तो ये थे वर्च्यू इथिक्स वाले प्रोपोनेंट। एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन बताया था कि मिडिल पाथ को फॉलो करो, करेज जो उसने वर्च्यू बताई थी कि आप उनको फॉलो करोगे तो काम चल पड़ेगा आपका। तो ये आते हैं इसके एग्जाम्पल, इनको हम कवर कर चुके हैं। अगर इनको मैं पहले करवा देता तो ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आती, ये एक्चुअल में 4 वर्च्यू और गोल्डन मीन क्या होता है, तो वो सब चीज़ें अब आपको समझ आ चुकी होंगी। दूसरा आता है डेंटोलॉजी वाला प्रिंसिपल। तो अभी तक हमने देखा नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म, नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर में नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म, उसमें देखी वर्च्यू इथिक्स, दूसरा है डेंटोलॉजी का प्रिंसिपल। ये भी हम कर चुके हैं, बस आपको नाम पता नहीं है, बस ये वैसे कर चुके हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, किसी भी एक्ट की गुडनेस, उसकी राइटनेस वगैरह हम देखेंगे, उस एक्ट को करने के पीछे क्या उसने रूल वगैरह फॉलो किए, मतलब जो हमारा मीन था, क्या उसने रास्ता अपनाया किसी अपने एंड को अचीव करने के लिए, उससे हमें किसी भी एक्शन के बारे में पता चलेगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो अभी हमने इमैनुअल कांत के बारे में देखा पिछली वीडियो के अंदर में। तो उसने क्या बोला कि अगर आपका मीन अच्छा है, आपने रूल वगैरह फॉलो किए हुए हैं, तो वो आपका एक्शन मॉरली राइट होगा। तो वही फिलॉसफी डेंटोलॉजी वाली फिलॉसफी है। तभी उस टाइम मैंने बताया था कि इमैनुअल कांत जो है डेंटोलॉजी वाली फिलॉसफी से ताल्लुक़ रखता है। उसके अलावा 2 और थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ये वाली थ्योरी यूनिवर्सल है, क्योंकि इसमें बोलते हैं ड्यूटी एग्जिस्ट करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ मैन। ड्यूटीज़ आपको फॉलो ही करनी चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई भी आए तो वो आपको करनी चाहिए, इमैनुअल कांत वाली फिलॉसफी। दूसरा आता है राइट थ्योरी, तीसरा आता है ड्यूटी थ्योरी। तो राइट थ्योरी ऑब्वियस सी बात है, कुछ आपको राइट मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मॉडर्न डे जो ह्यूमन राइट वगैरह ये इसी थ्योरी से इनका ओरिजिन हुआ है। तो राइट थ्योरी का मतलब जो सिटीजन होंगे उनको कुछ ना कुछ राइट मिलेंगे। ड्यूटी थ्योरी क्या बोलेगी, कुछ आपकी ड्यूटीज़ होंगी। तो इसका क्या मतलब, अभी हम क्या देख रहे हैं, इथिक्स राइट एंड रॉन्ग के बारे में देख रहे हैं। तो एक्शन हमारा राइट होगा अगर आप फॉलो करोगे मॉरलिटी को, ड्यूटी को फॉलो करोगे। राइट थ्योरी के अनुसार एक्शन आपका मॉरल होगा, अगर जो पर्सन के राइट हैं वो प्रोटेक्टेड हैं तो आपका एक्शन राइट होगा। ड्यूटी थ्योरी क्या बोलेगी, अगर आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करोगे तो आपका एक्शन राइट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं राइट जो थ्योरी थी वो क्या बोलती है, जब भी स्टेट हमारी बनी, स्टेट जो प्रेजेंट डे के अंदर में रहती है, वो सिटीजन ने अपने कुछ राइट वगैरह दे दिए स्टेट को। जैसे स्टेट के पास में पावर है, वो पनिश कर सकता है उनको, उनकी कुछ फ्रीडम उनके द्वारा ले ली गई। तो स्टेट को कुछ पावर सरेंडर करके एक इंडिविजुअल ने जो हमारा प्रेजेंट डे इकोसिस्टम है उसको क्रिएट किया। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है, जब हम अपने कोई जो राइट्स हैं उनको हम पर्सन जो सिटीजन है उसकी मॉरल ड्यूटी है कि स्टेट के प्रति में वो उसके कुछ राइट होंगे, उनको वो स्टेट को दे देगा। लेकिन बदले में जो स्टेट होगी उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जो स्टेट है उसको ऐसे एक्शन परफॉर्म करने चाहिए जो कि पर्सन के राइट को रिस्पेक्ट करें। तो इसमें इथिक्स किसको बोलेंगे, ऐसा एक्शन आपका जो कि पर्सन के राइट को रिस्पेक्ट करता है उसको हम बोलेंगे वो एक्शन मॉरल है। तो ये इनके द्वारा बोला जाता है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर में हमारी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी आइडियाज़ निकले थे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर में आइडिया निकले थे। तो वो सब आइडिया जो थे वो राइट बेस्ड थ्योरी का एग्जांपल आप उनको ले सकते हो कि पर्सन के कुछ राइट हैं, अगर आप उनको फुलफिल करोगे तो एक्शन आपका राइट होगा। जैसे 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट साइन की गई थी, उसमें काफ़ी सारे राइट के बारे में बात की हुई थी। जैसे आर्टिकल 18 क्या बोलता था कि फ्रीडम है थॉट की, कॉन्साइंस की, रिलीजन की, सबको फ्रीडम है। और इंडिया ने भी फिर ये वाला जो है डिक्लेरेशन साइन की थी। तो इंडिया के अंदर में भी हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो आती राइट थ्योरी। ड्यूटी थ्योरी में क्या बोलते हैं, एक्शन आपके मॉरल होंगे अगर आप कुछ ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ दी, रॉस के द्वारा ये दी गई, काफ़ी सारी ड्यूटी बताई। जैसे फर्स्ट आती है ड्यूटी ऑफ फिडेलिटी, मतलब आपको प्रॉमिस कीप करनी चाहिए आपके साथ में, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। फिर दूसरी आती है ड्यूटी ऑफ बेनिफियंस। ये वाले शब्द आपको याद ना भी रहे तो इनके मीनिंग याद कर लेना, बस मीनिंग वहाँ पर लिख देना। बेनिफियंस की बात करते हैं तो आपको दूसरों का भला सोचना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए उसको, गुड जस्टिस करना चाहिए, आपके एक्ट फेयर होने चाहिए, जस्टिस करना चाहिए। अगर कोई आपके लिए कोई अच्छा काम करे तो आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए उस एक्शन के प्रति में, आपको उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। और रिपरेशन, अगर आपने किसी का नुकसान कर दिया तो आपको उसकी भरपाई करनी चाहिए। और नॉन पार्टीशन होना चाहिए, आप किसी भी दल के अंदर में मिलके अगर कोई जॉब वगैरह का इंटरव्यू वगैरह किया जा रहा है तो उसमें नॉन पार्टीशन होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी के अंदर भी। तो अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका एक्शन मॉरल है, ये बोलती है ड्यूटी थ्योरी। उसके बाद थर्ड आता है हमारा नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म के अंदर में इथिकल रिलेटिविज्म। इथिकल रिलेटिविज्म के द्वारा क्या बोला जाता है कि वर्ल्ड के अंदर में काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं और अलग अलग प्लेस के अनुसार वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे इन्फेंटिसाइड जो था पहले इंडिया के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन कुछ सोसाइटी के अंदर में ये होगा, किसी विलेज के अंदर में कहीं पे ये प्रेजेंट होगा, कहीं पे ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कोई भी जो एक्शन होगा उसको मॉरल राइट एंड रॉन्ग आप ऐसे नहीं बोल सकते। वो किसी प्लेस पे वो अच्छा हो सकता है, किसी पे गलत हो सकता है। जैसे मान लो पोलीगेमी मुस्लिम समाज में एक्सेप्टेड हो सकती है मतलब, और दूसरे समाज में हो सकता है एक्सेप्टेड ना हो। तो इन्होंने क्या बोला, आप मॉरलिटी
उसको आप गलत नहीं बोल सकते। आप वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है। जैसे टॉर्चर की बात करते हैं, इंडिया के अंदर में टॉर्चर को इलीगल नहीं करार दिया गया है, या उसके लिए कन्वेंशन वगैरह जो आती है इंडिया इनकार करता है। और हमारे अगर डेथ पेनल्टी की बात करते हैं, इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी है तो उसके लिए बोला जाता है डेथ पेनल्टी को हटा दो। तो कोई बोलेगा कि डेथ पेनल्टी इमोरल है, लेकिन इंडिया के अंदर में तो लॉ के द्वारा परमिट की जा रही है, तो वो इमोरल नहीं है। तो हमें वो कल्चर के अनुसार एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ये बोला गया इथिकल रिलेटिविज्म के अनुसार। तो कोई भी फंडामेंटल या यूनिवर्सल फॉर्म नहीं होती, कोई वैल्यू वगैरह नहीं होती, हर सब चीज़ें रिलेटिव होती हैं। और इसी की तरह सिमिलर दो और थ्योरी इसी के अंदर जो हैं, एक आती है कल्चरल रिलेटिविज्म। इसका मतलब है कि हर कल्चर जो है वो अपने अपने तरीके से उनका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है पर्सन को गवर्न करने का, और कल्चर अपने अपने तरीके से बिहेव करते हैं, और कोई भी सुप्रीम नहीं होता कल्चर की, एक उन अबव होता है, एक नीचे होता है। हर एक कल्चर की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, वो अपने अपने तरीके से वर्क करते हैं। दूसरा सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म, इनके द्वारा क्या बोला गया कि हर कल्चर को अधिकार है, कोई भी पर्सन मतलब डिफरेंट तरीके से एक्ट करने की कोशिश करता है। दो कल्चर डिफरेंट तरीके से एक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो हैं एक मतलब वो अब सेम नहीं होना चाहते। ये पर्सन की नेचुरल एबिलिटी है कि वो सेम नहीं दिखना चाहता, उसके एक्शन वगैरह वो दूसरे से डिफरेंट करना चाहता है। बेसिक मतलब इसका यही है जो ऊपर बोला गया कि वेरियस एरिया के ऊपर इंडिया के कल्चर में और यूएस के कल्चर में, उनमें अपने अपने तरीके से चीज़ें एक्सेप्ट वगैरह हो सकती हैं, कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता, अपने अपने तरीके से वो काम करते हैं। और सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म के द्वारा बोला गया अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो जो आपने एक्शन लिए, उसको जस्टिफाई कर सकते हो आप सर्टेन नॉर्म्स के ऊपर, तो आपके एक्शन हम एक्सेप्टेबल मानेंगे, राइट मानेंगे। ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग सकता है, लेकिन एक बार फिर सुन लेना वीडियो को, काफ़ी ईजी है ये। और ये वाली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि सोसाइटी के अंदर में कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट करती हैं, जैसे इन्होंने बताया पोलीगैमी, इन्फेंटिसाइड, वो आप बोल सकते हो, लेकिन इसको आप प्रिंसिपल नहीं मान सकते। जैसे मान लो चोरी करना या ट्रूथ बोलना, वो हर जगह एक्सेप्टेड होता है, तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। कुछ चीज़ें कल्चर स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी यूनिवर्सल होती हैं। तो ये इनके द्वारा बोला गया। अभी तक हमने क्या देखा, डायमेंशन ऑफ इथिक्स, इसमें मेटा इथिक्स देख ली। मेटा इथिक्स में देखा मॉरल रियलिस्ट, एंटी रियलिस्ट। दूसरा नॉर्मल इथिक्स, और उसके अंदर है नॉन कंसिक्वेंशियलिज्म, उसमें देख ली वर्च्यू इथिक्स, डेंटोलॉजी देख ली, इथिकल रिलेटिविज्म देख लिया। अब हम देखेंगे कंसिक्वेंशियलिज्म, इसमें आएगी हिडोनिस्ट, यूटिलिटेरियन, इथिकल ईगोइज्म, इथिकल एल्ट्रुइज्म वाली थ्योरीज। तो स्टार्ट करेंगे। कंसिक्वेंशियलिज्म की बात करते हैं तो ये ऐसा हमारा एक्शन, हम कंसिक्वेंसेस के बेस के ऊपर देखेंगे कि एक्शन जो था वो राइट था या रॉन्ग था, मॉरली राइट था या रॉन्ग था, रिजल्ट के बेस के ऊपर। जैसे यूटिलिटेरियन, अगर फ़ायदा हो रहा है काफ़ी सारे लोगों को तो आप वो एक्शन ले सकते हो, आपका एक्शन जस्टिफाइड होगा। इमैनुअल कांत के अनुसार जो आपने एक्शन लेना है उसके लिए आपको रूल प्रोसीजर वगैरह ड्यूटी समझ के उसको फॉलो करना है, कंसिक्वेंसेस का आपको मतलब नहीं है। तो ये आता है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में 4 स्कूल आएंगे। एक आएगा यूटिलिटेरियन, हिडोनिज्म, इथिकल ईगोइज्म, इथिकल एल्ट्रुइज्म। यूटिलिटेरियन हम पढ़ चुके हैं। हिडोनिज्म की बात करते हैं तो मेन हिडोनिज्म स्कूल क्या बोलता है, प्लेजर आपका अल्टीमेट एम है, तो कोई भी एक्शन जो प्लेजर के लिए लिया जाएगा उसको आप मॉरल एक्शन बोलोगे। और इसको कई बार ईगोइज्म से एसोसिएट कर देते हैं, मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल अपना अपना गुड देखे, अपना अपना प्लेजर देखे, लेकिन इसके डीमेरिट हैं कुछ, क्योंकि ये सपोर्ट कर देता है, प्रमोट कर देता है। जैसे ड्रग एडिक्शन से अगर आपको प्लेजर मिलता है तो आप करो उसको, हिडोनिस्टिक स्कूल बोलेगा कि आप करो, अल्टीमेट एम प्लेजर है आपकी लाइफ का। और कंज्यूमरिज्म, आप खरीदते जाओ जो चीज़ें मतलब जितनी ज़्यादा वेल्थ है गेन करते जाओ। मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, फालतू में चाहे ज़रूरत भी नहीं है तो भी खरीदो क्योंकि आपको प्लेजर मिलेगा। दूसरा आया इथिकल ईगोइज्म। इथिकल ईगोइज्म जो था थॉमस हॉब्स के द्वारा दिया गया था। इसमें बोला गया कोई भी एक्शन राइट होगा अगर वो मैक्सिमाइज करता है गुड आपके लिए वो गुड को मैक्सिमाइज करेगा। इसमें गुड का वर्ड का यूज़ किया है, प्लेजर वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। तो जो भी आपको एक्शन, चाहे आपको प्लेजर वो ना भी दे लेकिन आपके लिए गुड हो, जैसे नशा करना आपके लिए गुड होगा बट वो हो सकता है आपको प्लेजर दे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आपके लिए अच्छा है आपको वो करना चाहिए। इसमें पर्सनल ईगोइज्म आता है, हर पर्सन को ऐसा एक्ट परफॉर्म करना चाहिए जो कि उसके इंटरेस्ट में हो, और उस पर्सन को अगर वो अपना पसंद का एक्ट परफॉर्म करेगा तो उसको ये भी नहीं देखना चाहिए, उसका कोई क्लेम नहीं बनता कि दूसरा पर्सन जो अपनी पसंद का काम कर रहा है उसको वो कुछ बोले। जैसे आपका रात को अगर म्यूज़िक लगा के नाचने का मन कर रहा है तो आप दूसरे पर्सन को नहीं बोल सकते जब वो सेम काम करेगा आपको और आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा यूनिवर्सल ईगोइज्म। यूनिवर्सल ईगोइज्म बोलता है हर पर्सन को अपना फ़ायदा देखना चाहिए, अपना गुड देखना चाहिए, अपने ओन इंटरेस्ट में एक्ट करना चाहिए। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है इनको फॉलो करके कि पर्सन को अपने गुड में एक्ट करना चाहिए, इसका यूज़ करके हमारा प्रेजेंट डे सिविल सर्विस के अंदर प्रिंसिपल आता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला, क्योंकि आपने क्या देखना है, अपना गुड देखना है। अगर मान लो आपने कुछ गलत काम किया और आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया, आपको गलत काम करके हो सकता है कि प्लेजर मिले, लेकिन
उससे आपका गुड नहीं होने वाला, आपको अपना गुड मैक्सिमाइज़ करना है। तो अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है अच्छा काम करने के लिए तो आप इथिकल ईगोइज्म के अनुसार वो काम करो, और अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो वो काम ना करो। तो ये चीज़ें इसके अंदर बोली गई। लेकिन कुछ डिमेरिट जो हमारे इस फिलॉसफी के हैं वो ये कि ह्यूमन बीइंग हमेशा अपने गुड के लिए या प्लेजर के लिए वर्क नहीं करते। जैसे सोल्जर वगैरह, फ्रीडम फाइटर वगैरह, उनके लिए वहाँ पे कोई मतलब आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि उनको कुछ गुड मिलने वाला है उसमें। हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए तो उनको प्लेजर भी नहीं मिलने वाला, हो सकता है उनको गुड भी ना मिले फ्यूचर के अंदर में क्योंकि उनकी डेथ हो जाए, लेकिन फिर भी वो वर्क करते हैं। तो आप इसको परफेक्ट थ्योरी नहीं बोल सकते। फिर आता है इथिकल एल्ट्रुइज्म। आपके एक्शन मॉरल तभी बोले जाएंगे जब वो एक्शन दूसरों को फ़ायदा करवाएंगे। तो जब आपके एक्शन दूसरों को फ़ायदा करवाएंगे तो आप उनको मॉरल बोलोगे। जैसे महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, तो उनकी फिलॉसफी के अनुसार दूसरों के भले के लिए हमें एक्शन करना चाहिए। तो यही हमारी थ्योरी। अब बचती है अप्लाइड एथिक्स। तो अप्लाइड एथिक्स काफ़ी प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर के अंदर जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी होंगी, कोई जिस टाइप का भी इशू होगा, क्राउड वाला इशू होगा या सबरीमाला वाला इशू होगा, ट्रिपल तलाक वाला इशू, तो इस टाइप के इश्यूज स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं जिसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो सब चीज़ें आएंगी। जैसे इसमें इथिकल थ्योरी को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। जैसे बायो एथिक्स, अबॉर्शन, यूथेनेशिया, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। बिजनेस के अंदर में एथिक्स, बिजनेस के अंदर में आप गलत चीज़ें फॉलो करोगे तो वो आपको केस स्टडी में पूछ सकते हैं। मिलिट्री में एथिक्स, आर्मी वगैरह के अंदर में हमारे आपको बताओ आर्मी जवान ने वीडियो पोस्ट की थी तो क्या वो गलत था, राइट था, तो वो सब चीज़ें करंट अफेयर। एनवायरमेंट के अंदर में एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो वो पूछ सकते हैं वो आपसे, जैसे चेन्नई फ्लड वगैरह, उनको रिलेट करके पूछ सकते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स की बात कर सकते हैं, मीडिया में एथिक्स की बात कर सकते हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर बेस्ड पोर्सन आता है। आपने करंट अफेयर के लिए वैसे कवर किया होगा, अगर नहीं किया तो जो अभी करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह आएंगी उसमें आप देख सकते हो एथिक्स वाला पोर्सन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।